विश्व शांति दर्शन चैनल पर एंडाउमेंट सीरीज में आज हम सुनने जा रहे हैं प्रख्यात चिंतक एवं राजकीय अभ्यासक आरिफ मोहम्मद खान जी को। आरिफ जी पहली बार संसद भवन में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी आयु थी सिर्फ 26 साल। फिर उन्होंने अपने करियर में अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाई। आरिफ जी ने इस्लाम के पुनर्गठन के लिए किया हुआ काम आज भी नवाजा जाता है, धर्म चाहे कोई भी हो। उन्होंने हमेशा अपनी किताबें और अपने लेक्चर्स में इंसानियत को बढ़ावा दिया है। वे अपनी पत्नी के साथ विकलांग लोगों के लिए समर्पण नामक एक संस्था भी चलाते हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल का कारोबार सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं। अब ये मेहर अगर है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बने तो वो आपके पड़ोस में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वी हैव टू स्टेट्स इन इंडिया, where there is uniform civil code, one Goa and one Kashmir में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा का लॉ मुस्लिम हस्बैंड को कहता है कि तुम मेहर मत पे करना, नहीं, सिविल कोड का यह काम नहीं है। सिविल कोड का सिर्फ एक काम है और वो है टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच अराइज फ्रॉम मैरिज देयर शुड बी इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस होना चाहिए, ये उसका मकसद है। तो हम चूंकि हम जानते नहीं लिहाजा हम दुश्मन है। हम कह रहे हैं साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनने देंगे। और 10-20 साल बाद इस वक्त जो एजुकेशन का ट्रेंड है, अब मैं आपको बहुत पॉजिटिव बात बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मुसलमानों में हिंदुस्तान में हिंदुओं में एजुकेशन सबसे पहले बंगाल में आई, 50 साल बाद मुस्लिम्स में आई। रेस्ट ऑफ इंडिया में भी 50 साल का फर्क है, बंगाल के बाद आती है। लेकिन इस वक्त यह हालत है, मेरी बैकग्राउंड है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं खड़े होकर, चुके ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत कम उम्री में 5 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था हॉस्टल में रहने के लिए। मेरे गांव में तो स्कूल भी नहीं था, तो 5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजा गया था दिल्ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से अपने गांवों में देखूंगा। और दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं हमारे गांव, 12 गांव हैं जो 12 बस्ती कहलाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था इसे कि वो पठान जमींदारों के गांव हैं। लड़की की उम्र 11-12 साल होती थी, वो पड़ोस के घर में भी नहीं जा सकती। आप समझ रहे हैं ना हिंदी मेरी हैं? हाँ, वो पड़ोस के घर में भी नहीं जा सकती थी। आज तबीयत खुश हो जाती है, मेरा घर गांव के थोड़ा सा बाहर को है, मैं तिराहे पे जाके खड़ा हो जाता हूं सिर्फ उन बच्चियों को देखने के लिए, और मेरा दिल खुश हो जाता है कि 50 से ज्यादा बच्चियां साइकिल चला के 6 किलोमीटर स्कूल जा रही होती, 50 से ज्यादा, और इससे ज्यादा बच्चियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हैं। इफ यू गिव एजुकेशन टू ए बॉय, ओनली हिज फैमिलीज द प्रोस्पेक्ट्स आर इंप्रूव्ड, बट इफ यू गिव एजुकेशन टू द गर्ल, then generations, the impact is on the generations which come. I have absolutely, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, बगैर महिलाओं की शिक्षा के, बगैर महिलाओं को जिसे एम्पावरमेंट कहते हैं वो किए हुए आप समाज को नहीं बदल सकते, संभव नहीं। समाज तभी बदल सकता है, अब लड़कों में तो एजुकेशन मुसलमानों में है पिछले 100 साल से, बट द सोसाइटी वाज नॉट चेंजिंग। Society will change when the girls will be educated at a large scale, थोड़ा नंबर नहीं, और आज वो हो रहा है। और मुझे लगता है एक जनरेशन के लिए 30 साल की जरूरत होती है, 20 साल से ये ट्रेंड शुरू हो गया, एक 10-12 साल और लगेंगे, एंड यू विल सी ग्रेट चेंजेस कमिंग, एटीट्यूड्स बदल जाएंगे। लड़कियां जब शिक्षित होंगी तो वो बच्चों पर जो फिर इंपैक्ट आता है वो बस उसकी कल्पना ही की जा सकती है, उसको शायद बताना बड़ा मुश्किल काम है, उसकी कल्पना की जा सकती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक
बहुत मशहूर, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, वेरी फेमस फिलोसफर इब्न रुश्द. His Arabic name is Ibn Rushd, but in English he is known as Averroes. And the European universities, Europe recognizes him. He was a Spanish Muslim philosopher. He is recognized after three main Greek philosophers. Ibn Rushd ने एक ऐसी खूबसूरत बात कही है. उसने कहा कि it is not possible that God give us intelligence and then he asks us to follow laws which are repugnant to reason. मैं समय नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में मैं टीवी शोज में मैं जनरल वालों में नहीं जाता, लेकिन जहां सीरियस डिस्कशन होता है जैसे दूरदर्शन, लोकसभा, वहां पे मैं जाता हूं और मैंने बहुत डिटेल में बताया है वहां पे, और वो सब यूट्यूब पे है, कोई देख रहा हूं. कुरान में बिल्कुल साफ है तलाक का मामला. अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही है बात तो सबसे पहले कहा गया है उनको समझाओ, उनको बिस्तर पे अलहदगी इख्तियार कर लो, उनको मिसाल दे के समझाओ कि जिनमें डिवोर्स हुआ है उन परिवारों पे उसका यह असर पड़ा. एक फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप है एक लड़की के घर से और एक लड़के के घर से दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो. वो उनको उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें. जब सारे अटेम्प्ट फेल हो जाएं तो कहा अब तलाक दो, अब दोनों के लिए शायद साथ रहना संभव नहीं है, अब तलाक दो, you can divorce them, but at the beginning of the period of iddat, which is the waiting period, which is the cooling off period of 3 months, and the option of reunion remains available during those 3 months, do not throw them out of their houses, nor is it proper for them to leave their houses. They have to live under the same conditions, same circumstances, and two persons who know each other physically, if they still keep apart, living in the same room, and they still keep apart, then a view will be taken that some serious differences exist between them, and possibly now it is not, they should be allowed to separate. But for those 3 months, the option of reunion remains available, and after 3 months, if the woman does not marry anybody, then the option of remarriage remains available as long as both of them, particularly the woman, has not remarried. जो तलाक हमारे यहां चल रही है इसमें तो she becomes a stranger the moment 3 pronouncements are made. Quran tries to save the family, the clergy tries to expedite the ruin of the family. The family is ruined, the children's future is jeopardized. मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूं डॉक्टर साहब, आपने मुझे इमोशनल समझा, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूं. दिस इज ए वेरी सीरियस इशू. आई हैड ए केस, मैं यंग था और यंगी, आपको बताया गया यंगी मिनिस्टर हो गया, तो मेरी ननिहाल में मेरे मामा का एक केस था जहां मेरी पूरी सिंपैथीज मेरी मामी के साथ थी. इनफैक्ट मैं मिनिस्टर होकर आया तो वो इतने नाराज थे कि मुझसे बात नहीं की. मेरे मामा, मगर तुम तो उनका साथ दे रहे हो. तो मैं आज, ये मेरा इमोशनल नहीं है, मैं औरतें, महिलाएं जिस जुल्म का शिकार होती हैं इसके नतीजे में अपने आप को हम उस मैं सोचूं मेरी बहन के साथ ये हो तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी बेटी के साथ ये हो तो मुझे कैसा लगेगा. मैं उस तरह से सोचता हूं. और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं आज भी कहता हूं कि राजीव जी बहुत मॉडर्न लुकिंग आदमी थे. राजीव जी पॉसिबली ये काम नहीं करते. राजीव जी ने फाइल पे लिखा था, नो कंसेशन कैन बी गिवन टू द फंडामेंटलिस्ट डिमांड. लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं, बल्कि मैन लाइक नरसिम्हा राव, लाइक नारायण दत्त जी, लाइक अर्जुन सिंह जी, उनका एक व्यू था. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि वो भी एक व्यू है. मैं तो अनेकांतवाद में बिलीव करता हूं. हाँ बिल्कुल, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आवर रोल इज नॉट दैट ऑफ सोशल रिफॉर्मर, एंड व्हाई वी शुड एंडेंजर आवर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी. और राजीव जी शायद वहां पे सकम कर गए.
वरना राजीव जी, हिज हार्ट इट वॉज इन राइट प्लेस, ही वॉज वेरी मॉडर्न, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। तो अब हमें यह गौर करना, देखिए लीडर में और स्टेट्समैन में यही फर्क है। लीडर इमीडिएटली अपने वोटों की फिक्र करता है, स्टेट्समैन देखता है मैं आज जो फैसला करता हूं उसका मेरे देश पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा। आप सबने इतनी देर तक मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, बहुत धन्यवाद।